everyone, my name is Srishti Patel and welcome to our channel Edify India। आइए दोस्तों, आज हमारी ईवीएस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। तो अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स, वीडियोस एंड आउट सेशंस के लिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है सीड्स एंड सीड्स। ये क्लास 5th में एक चैप्टर है जिसमें सीड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि सीड्स कैसे, उनका स्प्राउटिंग कैसे होती है, कैसे उनकी क्वालिटी है, कैसे वो जर्मिनेट करते हैं और कैसे वो ग्रो करते हैं। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है ऐसा कि उसमें से कुछ प्लांट, आपने सुना होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हंट करते हैं, हंटर होते हैं, मतलब शिकार करते हैं अपना खाने के लिए अपने, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या फ्रॉग्स हो या फिर किसी भी चीज़ को, मतलब जो भी इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट होते हैं उनको ज़्यादातर ये खाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। तो इसमें से है, उस चैप्टर में दिया हुआ है कि प्लांट्स विच हंट, ऐसा पौधा जो शिकार करता है। तो उसके बारे में आइए देखते हैं कि क्या बताया गया है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जाल बिछाते हैं, मतलब कि उनको बहलाते फुसलाते हैं, और वो अभी आगे देखेंगे कैसे वो ये वर्क करते हैं। तो इसमें है कि वो कैसे एक फ्रॉग को खाते हैं, इंसेक्ट को कैसे खाते हैं और माइस को भी। आगे है द पिचर प्लांट, उसका नाम है नेपेंथीज भी बोलते हैं पिचर प्लांट को, और हिंदी में उसे घटबड़ी पौधा भी बोलते हैं। तो आप ये भी जानते रहिएगा। इज़ वन सच प्लांट, मतलब जो पिचर प्लांट है वो एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है एंड इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीटेट में कि पिचर प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी कंट्री में। तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया रहे या फिर इंडोनेशिया भी रहे, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर इंडिया में देता है कि पिचर प्लांट कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, तो वो कहाँ पे, मेघालय में। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे दिखता कैसे है। तो इसमें है कि इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ। मतलब इसका जो ये मुंह होता है, वो माउथ होता है, वो जो है एक पत्ती से ढका हुआ होता है। और इसका शेप कैसा होता है, एक घड़े की तरह होता है। आपने देखा होगा कि घड़ा कैसे होता है कि ऊपर से मुंह उसका पतला होता है और अंदर मतलब चौड़ा होता है, गोलाई उसकी पूरी चौड़ाई होती है, बस ऊपर उसका मुंह ही पतला होता है। तो इसमें यही है कि उसके जो शेप है, बॉडी शेप है उसका, मतलब वो पिक्चर लाइक है, घड़े के तरह है। एंड उसके जो माउथ है वो किससे कवर होता है, लीफ से कवर होता है। The plant has a special smell that attracts insect to it। मतलब ये जो पौधा है वो कैसे इंसेक्ट को खाता है कि स्पेशल इसके पास क्वालिटी होगी तभी तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसके पास एक ऐसी स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो वो सिक्रेट करता है। कुछ ऐसी स्मेल होती है कि उसमें जो है हाईली, वो बहुत ज़्यादा ही स्मेल होता है, इतना होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे क्या कह सकते हैं, तीक्ष्ण होता है कि जो है वो इंसेक्ट अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो आगे देखते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। मतलब जब भी इंसेक्ट जो है उसके, जैसे ही उसके प्लांट्स के माउथ पे इंसेक्ट बैठता है तो तुरंत उसकी लीफ जो है, एक लीफी स्ट्रक्चर जो उसका माउथ था वो बंद हो जाता है, इससे इंसेक्ट फंस जाता है और वो उसमें बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो ओपन रहता है। जब शिकार आता है या इंसेक्ट आता है, जैसे ही बैठता है तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक कवर की तरह, एक लिड की तरह काम करता है, मतलब ढक्कन की तरह जो है। और जैसे इंसेक्ट आता है उस पर बैठता है तो तुरंत वो बंद हो जाता है ताकि इंसेक्ट बाहर ना जा पाए और वो ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह से ये अपना हंट करता है, अपना शिकार करता है ये पौधा, और अपनी ग्रो करता है और अपने मतलब भोजन को खाता है।
तो इस हिसाब से आपको इसमें से ध्यान रखने वाला क्या चीज़ें हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया में कहाँ पे, मेघालय में। एंड इनका एक अदर नेम क्या होता है पिचर प्लांट्स का, नेपेंथीज भी बोलते हैं इन्हें। और ये इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है इनके प्लांट्स का, ये पिचर लाइक होता है। इनकी जो माउथ है वो लीफी स्ट्रक्चर से ढकी होती है। एंड इनके एक स्पेशल स्मेल निकालते हैं जिससे वो जो है कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कीड़े कैसे अट्रैक्ट होते हैं। वो एक स्पेशल स्मेल इमिट करता है जिससे वो कीड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है उसी चैप्टर का वॉन्डरिंग सीड्स। मतलब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो मतलब टहलते घूमते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम वॉन्डरिंग सीड्स रखा गया। तो उससे एक थे जॉर्ज मेस्ट्रल, एक मतलब आदमी थे जो बहुत ही अच्छे थे। वो ऐसे थे कि उनके दिमाग में ऐसे ही उन्होंने देखा कि कुछ सीड्स हैं जो उड़ रहे हैं, और वो मतलब वॉन्डरिंग करते हुए वो किसी भी चीज़ पे, या जब कोई एनिमल है उसकी स्किन पे, या फिर कोई चीज़ है, कोई कपड़े हैं, या फिर किसी चीज़ पे वो स्टिक कर जा रहे हैं, चिपक जाते हैं वो सीड्स। तो वो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि ये कैसे चिपक जा रहे हैं। तो उन पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको घर ले आके फिर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ये चिपक रहे हैं, स्टिकी नेचर के ये क्यों हैं। तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। उससे क्या मतलब डिस्कवर करते हैं, वो किसका डिस्कवरी होती है, तो उसी के बारे में बताते हैं इसमें। आइए देखते हैं क्या है। दिस हैपेंड इन 1948। मतलब ये कब घटित हुआ था, 1948 में ये घटना हुई थी कि वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग। मतलब एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल थे, वो वॉक कर रहे थे, वॉकिंग के टाइम पे फिर मॉर्निंग में फिर वो वापस आ रहे थे वॉक करते हुए, वो भी अपने कुत्ते के साथ। तो वो क्या देखते हैं, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स। तो वो मतलब बहुत अमेज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे सीड्स को देख के जो कि उनके क्लॉथ्स में चिपके हुए होते हैं, स्टिक हुए होते हैं, स्टिकी नेचर के तो ये थे ही सीड्स, तो वो उनके क्लॉथ से चिपक जाते हैं। तो वो ये देखते हैं तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं। एंड ऑन हिज डॉग्स फर, और उनके जो डॉग का फर है, जो उनके जो है पूँछ है, उस पर भी जो है पूँछ पे भी और उसके जो फर हैं सब रोए हैं उस पर सब चिपके हुए होते हैं ये सीड। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत ही सरप्राइज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वो जो है सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, मतलब जो उन्हें स्टिकी बनाता है जिससे वो चिपकते हैं, मतलब वो स्टिकी नेचर उनके पास आया कहाँ से। तो सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो वो उन सीड्स को ले जाते हैं और उनको एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आप लोग सभी जानते हैं माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है, जिससे जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखती हैं वो चीज़ें हमें माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख जाती हैं। तो ही सॉ दैट द सीड्स हैड मेनी टिनी हुक्स, मतलब टाइनी हुक्स उनके पास होते हैं, विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स आर फर। मतलब वे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे उसमें हुक लगे होते हैं जो कि हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, पर जब माइक्रोस्कोप से जॉर्ज मेस्ट्रल देखते हैं तो उन्हें आसानी से दिख जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि जो ये टिनी हुक्स हैं, जो ये टाइनी हुक्स हैं, यही जो है उनकी क्लॉथ्स और वो कुत्ते के फर में यही चिपकते हैं, जिससे वो उसी पे स्टिकी नेचर इसी वजह से, जिससे वो उस पर स्टिक कर जाते हैं, चाहे वो डॉग्स का फर हो या फिर क्लॉथ्स हो या फिर कोई भी थिंग्स हो, कोई भी चीज़ें हों। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। अब आते हैं हमारे मेन उस पर जिसका इन्होंने डिस्कवर किया। तो जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में एक आइडिया आता है वेलक्रो बनाने का। तो ऐसे इससे क्या पता चलता है कि जो वेलक्रो है उसकी खोज किसने की, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। तो ये आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि वेलक्रो की खोज किसने की, जॉर्ज मेस्ट्रल ने, या इसी का वाइस वर्सा कर सकते हैं कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने किस चीज़ की खोज की, तो वह है वेलक्रो। ही मेड ए मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उन्होंने जो है बहुत ही छोटे छोटे, मतलब उसी टिनी हुक्स से ही बहुत छोटे छोटे मटेरियल बनाए उसी के जैसे, जो कि चिपक सकते थे। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो आज के टाइम में बहुत टाइम पे, मतलब बहुत जगह यूज़ किया जाता है। वो क्लॉथ्स के लिए भी, शूज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा, स्लीपर्स में भी देखा होगा, और बैग्स और बेल्ट एंड मेनी मोर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वेलक्रो का यूज़ होता है।
तो इस तरह से वेलक्रो की डिस्कवरी हुई थी। तो आपको याद रखना होगा कि मतलब जो उसमें टिनी हुक्स होते हैं सीड्स में, उन्होंने वो स्टिकीनेस का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो चिपकते हैं सीड्स किसी भी क्लॉथ या किसी फर पे। तो इससे उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो वेलक्रो बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है उसमें कि उसमें दिया था कि चिलीज़, पोटैटो, टोमेटो, कुछ मतलब चीज़ें, चाहे वो स्पाइसेस हो चाहे वेजिटेबल्स हो, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से आई हैं, कौन ले आया या किस कंट्री से आई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी कंट्री की नहीं है, सब कुछ चीज़ें बाहर से भी चीज़ें आई हैं। तो उसमें जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है उसको तो आप जान ही लीजिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो सीटेट में पूछा जा सकता है। तो उसमें पहला है चिलीज़। चिलीज़ जो है पुर्तगाली जो थे वो लेके आए थे सबसे पहले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चिलीज़, पोटैटो एंड टोमेटो। चिलीज़ और आलू और टमाटर ये कहाँ से आया था? साउथ अमेरिका से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, कहाँ से आई चिलीज़, पोटैटो, टोमेटो? साउथ अमेरिका से। एंड कैबेज एंड पी, गोभी एंड मटर कहाँ से आया था? यूरोप से। एंड कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, जिसे ओकरा भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, भिंडी को और किस नाम से जानते हैं? ओकरा से, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं कि ओकरा क्या है, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा भिंडी, ग्रीन भिंडी। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि ओकरा किसे कहते हैं? ग्रीन भिंडी, जो कि कहाँ से आया था? अफ्रीका से। एंड टी आपको सबको कॉमन सी बात है, ऑब्वियस बात है, सबको पता होगी, असम से ही है। एंड सोयाबीन कहाँ से है? चाइना से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें से कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आई हैं। अब आते हैं मतलब एक शख्सियत है अल-बिरूनी, जो कि बाहर से आया था, जो है हमारी कंट्री में, हमारे जो कंट्री में बहुत उस टाइम पहले पुराने टाइम के जो है बहुत तालाब और लेक्स वगैरह ये सब पॉन्ड्स वगैरह बने होते थे। तो उनके तालाबों के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे अल-बिरूनी। तो वो कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान से। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान के। आते हैं फिर एक चैप्टर है क्लास 5th में ही, उसका नाम है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसमें है घड़सी सर। घड़सी सर है एक जो है गांव है वहाँ पे। तो वहाँ पे घड़सी जो है घड़सी सर एक तालाब का नाम है, सॉरी गांव नहीं तालाब है। तो घड़सी सर में जो है सर जो लगा है वो सर मीन्स होता है ये लेक होता है, और जो घड़सी है वो राजा का नाम है, मतलब जो किंग घड़सी है जैसलमेर के उनका नाम है, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है घड़सी सर। तो जो है जो जैसलमेर के घड़सी मतलब राजा थे, उन्होंने 650 साल पहले लोगों की मदद से इसे बनवाया था। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं घड़सी सर एक लेक है। तो आप इसे देख के आप इसे समझ सकते हैं इसमें क्या क्या होता था। ये जो है वाटर मतलब मैनेजमेंट करता था, हाँ वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते थे ये लोग। मतलब एक तरह से जैसे वाटर हार्वेस्ट किया जाता था, जैसे जब पानी नहीं होता था या फिर पानी रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी होता था तो यहाँ पे हार्वेस्ट हो जाता था और लोग यहाँ से बहुत सारी यूज़ भी करते थे। तो जब भी जो ये घड़सी सर है इसमें अब तो ज़्यादातर घड़सी सर नहीं कहीं दिखने को मिलते हैं, सब सूख गए हैं। लेकिन अभी मतलब पहले जो होते थे वो बहुत ही अच्छे, क्योंकि उसमें कई रूम्स होते थे, बरामदा वगैरह होते थे और जो है घाट्स होते थे जहाँ पे लोग जाते थे। तो घड़सी सर आप जानते रहिएगा तालाब है, और वो सर मीन्स क्या होता है? लेक होता है, और उसे किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने। तो आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं बावली। बावली मतलब पानियों को इकट्ठा करने के लिए हर जगह कहीं कुआं बनाते थे, कहीं पे बावलीज बनाते थे, स्टेप वेल्स भी कह सकते हैं आप। बावलीज क्या होती थी कि मतलब पुराने टाइम पे, पुराने ज़माने में राजाओं के टाइम पे जो है बावलीज बनाई जाती थी। बावलीज में क्या होता था कि जो है उसके महल के अंदर ही जो है वो स्टेप जो है आप स्टेप डाउन करके उसके पानी तक पहुंच सकते थे। उसमें ऐसी सीढ़ियाँ लगी होती थी नीचे जाने के लिए, कई चारों तरफ से सीढ़ियाँ लगी होती थी और बीच में पानी होता था। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें दिया है बावलीज के एक फिगर दिया हुआ है, एक पिक है ये बावली की, जिसे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से अंदर सीढ़ियाँ लगी होती थी और आप उसमें नीचे से उतर के जा सकते थे और पानी के जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप उसमें यूज़ कर सकते थे। तो जो इसमें दिया है चैप्टर में कि बावली कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज मतलब इस टाइम
मॉडर्न टाइम पे। एंशिएंट टाइम पे तो वो बहुत अच्छे से चलते थे, बहुत अच्छे से उनका यूज़ होता था, तब लोग उसकी देखभाल भी करते थे, उसका यूज़ उस हिसाब से करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो सूखती हुई जा रही हैं, वो सूख जा रही हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है सूखने का बाउलीज़ के, वो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये पूछ लिया गया है स्टेटमेंट में, मतलब आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा कि बाउलीज़ के सूखने का कारण क्या है, उसके ड्राई होने का रीज़न क्या है। तो इसमें से पहला रीज़न है वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। मतलब आजकल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से लोग पानी को खींच लेते हैं ऊपर, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रह ही नहीं जाता है और फिर बाउलियों में पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। तो इस वजह से बाउली सूखती जा रही हैं। एंड सेकेंड है द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। मतलब जो लेक्स होते थे जिस जहाँ पे रेन वाटर यूज़ मतलब कलेक्ट किया जाता था, वो अब रह ही नहीं रहे हैं, मतलब वो गायब होते जा रहे हैं, वो लेक्स ही नहीं रहे हैं। और थर्ड है द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। मतलब आजकल की जो सॉइल है, जो भी सॉइल अराउंड मतलब ट्रीज़ के किनारे और पार्क्स के किनारे जो भी है, वो सब सीमेंट से कवर्ड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इसके बाउलीज ड्राइड अप होती जा रही हैं, मतलब सूखती जा रही हैं। तो आपको ये 3 रीज़न मेनली ध्यान रखने होंगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ तो वो स्टेटमेंट में दे के आपसे जो है ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कौन सी स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बाउली के बारे में। तो आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है We all observe old wells which have dried up. Select from the following the possible correct reasons for drying up of water in the wells. तो इसमें पहली स्टेटमेंट है the lakes in which rain water used to collect are no longer there. And B है the soil around the trees, well and nearby area is now covered with coal tar or cement. और C है no one uses wells as there are taps in every house. And second है a number of electric motor driven pumps have come up to draw underground water. तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी। एंड फिर उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स कौन कौन सी सही हैं। A, B and C, A, B and D, A, B and D, C, D and A, B, C and D। तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो अगर आपको ये जो है वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एडुफाई इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।